हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद रिवाइज कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग रिवीजन करेंगे इसके आगे के पार्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के द्वारा हम लोग इस चीजों को सीखेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² का गुणनखंड कीजिए। यानी हमें इसको फैक्टराइज करना है। ओके बच्चों, तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं आप। चलो, सारे बच्चे सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, कितने बच्चों को ये फार्मूला मालूम है? कोई बताएगा? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके भी बता सकता है अगर आपको मालूम है तो। सर मुझे भी पता है। सर a³ प्लस पता है b³ सर। प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद। ओके ठीक है, सैनी ऋतु के नाम से जो बच्ची है, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, ओके, माइक बंद रखिए अब सभी बच्चे। तो इसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसी फार्मूले का यूज होगा इस दिए गए क्वेश्चन में। कैसे यूज होगा इसको हम लोग सीखेंगे। देखो बेटा, सवाल हम लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और ये आ भी जाएगा। कैसे? देखो, इस 8a³ को हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b³ को b³ ही रहने दीजिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है। इसका मतलब 6 कॉमन ले सकते हैं हम लोग आसानी से। यहाँ पे बेटा a² है और यहाँ पे a है, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ a कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे b है और यहाँ पे b² है, यानी कि यहाँ पे b कॉमन लिया जा सकता है। जब 6ab आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पे बचेगा b। बताओ बच्चों, यहां से लेकर के यहाँ तक जो स्टेप मैंने किया, क्या आपको ये समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे। सर दोबारा बता दो। सर ये 8 कहाँ से आया? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर दोबारा और समझा दो। अच्छा ठीक है, कहाँ से नहीं समझ में आया आपको? कहाँ से नहीं समझ में आया? क्या सर दिक्कत? स्टार्टिंग से एक बार। स्टार्टिंग से। देखो, हुआ क्या है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली बात। और अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, इसको अभी नोट कर लेना। ठीक है, यह एक फार्मूला होता है। अब ये आपका सवाल था। ठीक है, ये आपका सवाल था। अब इस सवाल को हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा है 8a का होल क्यूब, तो इसको 8a का क्यूब, तो इसको हमने किया है 2a का होल क्यूब। अब ये कैसे हमने लिख दिया, याद करो, 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। सिंपली 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो मैंने देखो 2 लिख दिया है। चूंकि a की पावर भी क्यूब था तो दोनों के ऊपर हमने क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। ओके, फिर देखो ये b³ पहले से ही है। फिर हमने क्या किया है, 6ab हमने कॉमन लिया है। तो जब 6ab कॉमन लोगे तो देखो ये 12a² था, तो 12a² से क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2a हो जाएगा। अगर आपको देखना ही है तो इसे 6ab का मल्टीप्लाई कर दो 2a में। चलो बेटा करो, 6ab मल्टीप्लाइड बाई 2a और देखो क्या आता है। तो 6 2 जा 12, ए का ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो a² और b उतर जाएगा ऐसे। देखो सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 6ab और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस b। चलो एक स्टेप इसको और लिखते हैं, देखना। इसको लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस, देखो 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2a इंटू b ब्रैकेट में 2a प्लस b। अब ये ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा है इसी के फॉर्म में बैठ गया। अब जब ये इसी के फॉर्म में आ चुका है तो इसको श्रिंक करके
इसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि यही आपका आंसर होगा फैक्टर करने के लिए। ठीक है, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, माइक मत ऑन करिए बेटा। अगर आपको आंसर करना ही है तो चैट का यूज करिए, है ना, y या n टाइप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे बताता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग अब सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac का गुणनखंड कीजिए। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, वह फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सीखेंगे इस, ठीक है, ध्यान से सीखेंगे इसे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चों ये फार्मूला है, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्या आपको ये फार्मूला क्लियर हो पा रहा है? पहले इतना बताओ। यस है सर। ना, ओके, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करना याद रखने की, है ना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सर अब देखना, मेरी बात को समझना। हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को, जो भी आपको सवाल दिया गया है, इसी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। देखो सवाल है, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे उतार दिया। अब यहां के बाद हम इस सवाल को लगा रहे हैं। देखो 16a² को लिखा जा सकता है बेटा 4a का होल स्क्वायर प्लस 4b² को लिखा जा सकता है 2b का होल स्क्वायर प्लस 9c के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3c का होल स्क्वायर। लेकिन अभी कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, अब ये मैं आपको सिखाता हूं। क्या, पहले बताओ, इतना आपको समझ में आया? ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर ये 4 से दोबारा बता दो। हमने इसको 4a का होल स्क्वायर किया, इसको हमने 2b का होल स्क्वायर किया और इसको हमने 3c का होल स्क्वायर किया। आप स्क्वायर करोगे वही वैल्यू आ जाएगी घूम फिर के, है ना। अच्छा, अब देखना, इस सर माइनस आपकी से, आवाज नहीं आ रही। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब देखो, हमने इस प्लस माइनस 16ab को इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, 2 इंटू, ठीक है, देखना मेरी बात को समझना, 4a इंटू, अब देखो बेटा ये माइनस है, अब इस माइनस को लाने के लिए बी हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2b। अब जब ये -2b हुआ, इसका मतलब ये भी माइनस होगा। ठीक, इस माइनस को लाने के लिए ही हमें ये चीजें करनी पड़ी हैं। ये चीजें अभी आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 12bc प्लस में है, तब प्लस लाना है तो इस माइनस को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इस माइनस को आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, तो माइनस का 3c हो जाएगा ये, इसका मतलब ये -3c होगा, ना कि +3c। ठीक, प्लस, अब बच गया ये, इसको क्या लिखेंगे, देखना बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप सभी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड।
हाँ देखो, ये लिख सकते हैं हम लोग 2 × 24 है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 24 को लिखा जा सकता है -3c, -3c इंटू 4a। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। बताओ बच्चों, ये वाला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, सिंपली हमने ब्रेक किया। ठीक है बच्चों, वो भी कैसे? इसी फार्मूले के आधार पर, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा गया है इसी के आधार पर। ठीक है, इसी के फॉर्म में लाने की कोशिश हमने की है। ठीक है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर ये चीजें क्लियर होंगी। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आप ये कैसे पहचान गए कि ये -2b होगा, ये -3c होगा? पहले तो आपने प्लस में लिखा था। सर तो बेटा आपकी उसको आवाज नहीं आ पहचानने का रही। सबसे आसान तरीका यहाँ पे था। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, ठीक आ रहा कोई है। कोई यस दिक्कत तो सर। नहीं है? नो सर। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे बी और सी दोनों ही नेगेटिव अगर आप रखोगे ना, दोनों ही माइनस रखोगे, तभी जाके ये प्लस होगा। इसीलिए हमने यहां से इसको पहचान लिया था कि बी और सी क्या होगा, दोनों ही माइनस में होगा। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे? देखो 4a -2b -3c का होल स्क्वायर, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको भी सर इतनी बड़ी क्वांटिटी को आपने इतने छोटे में कैसे लिख दिया? देखो ये पूरा का पूरा एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। a² + b² +c² +2ab। देखो बेटा ये फार्मूला बन रहा है, +2bc +2ca, है ना? और ये फार्मूला तो आपको मैंने ऊपर सिखाया है, यही एग्जैक्ट फार्मूला तो ऊपर सिखाया है मैंने, यही सेम चीज है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो पा रही है? सब बच्चे बताएंगे? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 4a -2b -3c का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और अब हम लोग कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। नई क्या, इनफैक्ट ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे। ठीक है, देखो हम लोग अब समरी पढ़ेंगे। जितना भी आपने पॉलिनोमियल सीखा, बहुपद सीखा, है ना, इसको हम लोग समराइज करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा। तो याद करो, कोई भी जो पॉलिनोमियल होता था हम लोग उसको px से दिखाते थे। कंडीशन क्या थी कि जो भी चर होगा उसकी जो घात होगी वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बेटा जो बहुपद का सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे लिखते हैं उसको? देखो उसके लिखने का तरीका है an(x⁻n) प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a0। सर जहां रिपीट पे कर दी। देखो बेटा, किसी भी बहुपद को, है ना, किसी भी बहुपद को सामान्य रूप में लिखने का तरीका ये होता है। इसका जनरल रूप बता रहे हैं। जैसे आपने सीखा होगा, अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, आई होप आप जानते होंगे द्विघात समीकरण को। मुझे उम्मीद है आपने इस तरीके का सवाल देखा होगा, x² + 5x + 6, है ना? तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसका एक जनरल रूप है, जनरल रूप है ax² + bx + c। ठीक है, सर ये ये, लिख ले। हाँ बिल्कुल लिख लो, है ना, जो इंपॉर्टेंट लगे तुरंत उसको आवाज नोट नहीं कर। आ रही सर। तो हमने ये बोला कि यह एक द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है ना, सामान्य रूप है। सर आवाज उसी प्रकार बहुपद का भी यह एक सामान्य रूप होता है। ठीक है, बेटा
px के आगे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, इसको समझने का प्रयास करो। यह एक सामान्य रूप है किसी भी बहुपद को लिखने का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाते हैं। चलो जैसे मान लो हमने एक बहुपद लिख दिया px बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पे जो 9 देख रहे हो, ये जो 6 देख रहे हो और ये 5 देख रहे हो, ये क्या है, अचर है ना। और इस बहुपद का जो घात है वो क्या है, 2 है। तो यही जो चीज थी इसी को जनरल फॉर्म के रूप में, एक सामान्य रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। यही मैं आपको सिखा रहा था, है ना। ठीक है, जहां पे ये 2 है ना, यहाँ देखो n का मान 2 है, फिर यहाँ पे देखो घटता चला जाएगा, 1 हो गया, फिर अंत में है ही नहीं। देखो n का मान फिर n-1 है, घटता चला जा रहा है और अंत में है ही नहीं। देखो यहाँ पे अंत में है ही नहीं। ठीक है, इस चीज को हम सिखा रहे थे आपको। अच्छा, मान लेते हैं कोई बहुपद आपसे दे दिया गया, ठीक है, किसी भी प्रकार से एक बहुपद दे दिया गया। मान लेते हैं क्वेश्चन है px = 4x। अब देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, तो इस प्रकार का बहुपद कहलाता है एक पदी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का बहुपद क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। मान लेते हैं सवाल आपसे ऐसे दिया गया है qx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x। तो बताओ इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 2 पद हैं, तो ये कहलाएगा द्विपदी। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया हो, सपोज fx = मान लेते हैं लिखा है कि 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो इसमें कितने पद हैं बच्चों, बताना जरा, कुल कितने पद हैं fx में। नहीं fx में कुल 3 नहीं, कुल 3 पद हैं। सैनी ऋतु के नाम से जो बच्ची है उन्होंने करेक्ट बताया। ठीक है, ठीक है, तो जब 3 पद हैं तो ये कहलाएगा त्रिपद या फिर त्रिपदी। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर 3 कैसे, हाँ इस चीज को देखो, 3 कैसे, देखो एक हो गया आपका 5x स्क्वायर, ठीक है, एक है माइनस का 6x बच्चों। ठीक है, रुको मैं इरेज करके यहां बताता हूं। देखो सवाल देखना, यही सवाल था। ठीक है, हमें गिनना है पदों को। तो एक पद है 5x स्क्वायर, दूसरा है माइनस का 6x और तीसरा है 3। ठीक है, इसीलिए कहलाएगा त्रिपद। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। हम घात नहीं पूछे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। यस जब आपसे सर। हम पूछते घात, पहली बात तो आप लोग माइक मत ऑन करिए, ठीक है, और सुनिए। जब आपसे पूछा गया होता कि बताओ घात क्या है, तब आप कहते हैं 2 है। लेकिन आपसे पूछा गया कि बताओ पद कितना है, तो पद 3 है। ये पूरी बातें क्लियर हो पा रही हैं आप सभी को। सर। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कि बताओ इस बहुपद का घात क्या है। तो आप क्या बताएंगे, इस बहुपद की घात क्या है बेटा। 1 है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर किसी भी बहुपद की घात 1 है, ठीक है बच्चों, किसी भी बहुपद की घात अगर 1 है तो वह बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। अगर मान लेते हैं एक बहुपद इस प्रकार से लिखा गया है, पूछा जाए इसकी घात क्या है, तो बच्चों इसकी घात 2 है और इसका नाम होता है द्विघाती बहुपद। दो। जी हाँ, तो अगर घात 2 होगा तो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। सर इनको इंग्लिश में मान लेते हैं एक सवाल, क्वाड्रिक और क्यूबिक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो थर्ड वाला है ध्यान से देखना,
सपोज इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसकी घात क्या है? 3 है, तो ये कहलाएगा 3 हाँ त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों? सारे बच्चों को क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। ठीक है, चलो बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे सीखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि आपसे एक सवाल पूछा गया, सपोज ऐसे, ठीक है? बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक बहुपद है, तो यक्स बराबर 3 पर इसका मान बताओ। यक्स बराबर 3 पर इस बहुपद का मान क्या आएगा? कौन बच्चा बताएगा? इसको सर एक सॉल्व बार दोबारा बताना। सर देखो, -3। ठीक है, हमने आपसे ये पूछा कि यक्स बराबर 3 पर दिए गए बहुपद का, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस बहुपद का मान क्या होगा? सर -3 Zero, sir. ओके सर 0। ओके, तो दो बच्चों ने 0 कहा, एक आई थिंक राघव और दूसरा आई थिंक रितिका। अच्छा, बाकी बच्चों ने भी 0 करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो बच्चे 0 लिख रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, और जो -3 बोल रहे थे उनका आंसर गलत है, ठीक है? तो 0 कैसे होगा भाई? चलो ध्यान से देखो, हमने कहा था कि x बराबर 3 पर मान निकालो, है ना? तो सिंपली x की जगह पे 3 रख दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 3 जा 15 होता है। देखो 9 और 6 जुड़ जाएंगे, 15 आएगा, -15 पहले से था, 15 में से 15 घटाओगे 0 आएगा। यानी कि इस दिए गए बहुपद का मान 0 आ रहा है, ठीक है? कब? जब x बराबर 3 है, ठीक है बच्चों? तो ये जो x बराबर 3 है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा? शून्यक। आप सभी समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। तो दोबारा दो सर। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में जो आप मान रखते हैं और वह मान रखने पर पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, तो वह रखा गया मान कहलाता है शून्यक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। ठीक है बच्चों? अच्छा, ठीक है। अब देखो, अभी को हमने आपको सिखाया था कि x बराबर 3 रखोगे तो ये जो बहुपद है, ठीक है, यह शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x-3 है ना, इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड वह चीज होती है कि अगर आप इससे भाग दो, है ना, किसको? इसको भाग दो, इसको, तो यह पूरी तरीके से कट जाएगा बच्चों। इसी को बोलते हैं क्या? इसका गुणनखंड। ये क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लो या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, तब हम ये चैप्टर बाइंड अप करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े बेटा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर एक बार दोबारा दिखा दो वही। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब देखो, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों,
तो ये हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि क्या होता है रैखिक समीकरण, वो भी दो चरों वाला। तो देखो बेटा, अगर आपसे, ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से एक समीकरण लिख दिया गया, अब बोल दिया गया देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो बेटा ये जो समीकरण है, ये समीकरण है रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x और y की घात है वो क्रमशः क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो चर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके घात क्या है? 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, इसमें कितने चर हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? 3 सर। 2। 3 है सर। ओके, बाकी बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। तो जो बच्चे 2 बोल रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्यों? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर हैं। कौन कौन सा? तो एक तो है x और दूसरा है y। तो आप कहोगे सर a, b और c क्या है फिर? तो बेटा a, b और c अचर हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज आती है, कोई भी नंबर हो सकता है a, b और c। ठीक है, लेकिन चर की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 है। वो कौन सा है? x और y। तो आप सभी ने सीख लिया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और इनका जो सामान्य रूप है वो भी आपने सीख लिया। क्या है सामान्य रूप? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखना। सपोज ऐसे लिखा हुआ है, तो बेटा यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, कंपेयर करोगे तो बताओ a का मान किसके बराबर है? तो 2 के बराबर है। यहाँ पे कंपेयर करो, b का मान किसके बराबर? 3 के बराबर। और बेटा c का मान किसके बराबर? 6 के बराबर, है ना। तुलना करोगे तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 6। और यह क्या कहलाएगा? तो यह एक रैखिक समीकरण कहलाएगा जिसमें 2 चर हैं। और हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यही तो पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? गुड। सर एक बार ठीक दोबारा है, बता दो। ठीक है बेटा, हम लोग अब सवालों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। √2x इज इक्वल टू 7y माइनस 9 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और a, b तथा c का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और a, b और c का मान बताना है। अभी को मैंने सिखाया था, खैर कोई बात नहीं, एक बच्चे ने बोला सर दोबारा सिखा दीजिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दोबारा सिखाते हैं। देखो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो बच्चों देखो ये ध्यान से, इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। यहाँ पे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप के फॉर्म में लिखा गया है, जबकि देखो इसका रूप बिगड़ा हुआ है। तो जब इसका रूप बिगड़ा है तो इसको पहले बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं इसको? तो √2x माइनस 7y प्लस 9 बराबर 0। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? तो हमने 7y और माइनस 9 का साइड चेंज किया। ठीक है बेटा, क्या आप सभी को ये बात क्लियर हो पा रही है? यस सर। सर सर एक बार दोबारा बताना।
साइड चेंज किया है, ठीक है। आप थोड़ा सर ध्यान आपने निशान चेंज किए इसके। यस, उसके साइड को चेंज किया हमने। देखो ये 7y को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, -9 को ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो इस दिए गए समीकरण का तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर किससे तुलना करोगे? इस वाले समीकरण से तुलना करोगे। तो ध्यान से देखो, मैं चलो यहीं पे लिख देता हूं ताकि आप सभी अच्छे से पहचान सकें। देखो जब इससे तुलना करोगे तो बेटा a का मान किसके बराबर आएगा? तो a का मान आएगा √2 के बराबर। अच्छा b का मान किसके बराबर आएगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे 7 के बराबर। नहीं, 7 मत लिखना, चिन्ह के साथ लिखना, विद साइन लिखना। तो क्या आएगा? -7 आएगा। और c का मान किसके बराबर आएगा बेटा? 9 के बराबर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सर इसके 7 के पीछे y नहीं लगेगा? फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? -7 के पीछे y नहीं लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो a b और c का मान पूछ रहा है ना। तो जब a b और c का मान पूछ रहा है तो सिंपली हम लोग उसकी वैल्यू ही लिखेंगे, यक्स या वाई नहीं लिखेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। तो इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, ठीक है। ओके सर। सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, तो बताओ यहाँ पे a b और c का मान क्या आएगा? तो जल्दी से कंपेयर करके बताओ a b और c का मान क्या आएगा? सर हो गया। सर A7 B-5 एंड C-6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले आप इसको अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखने का मतलब मेरा क्या है कि आप इसके रूप में लिखेंगे, ax + by + c = 0, इस वाले रूप में लिखेंगे, है ना, क्योंकि इस वाले रूप में लिखना बहुत जरूरी है। तो 7x - 5y - 6 = 0। अब तुलना कर देंगे तो a का मान क्या आएगा? 7 आएगा, b का मान -5 आएगा और c का मान -6 आएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? सर आपने जो ये -5 -6 लगाया, क्यों लगाया आपने? बेटा हमें चिन्ह के साथ लिखना है a b और c के मानों को, ठीक है। बिना चिन्ह के आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा वो। जब बिना चिन्ह के लिखा तो गलत माना यस जाएगा। यस, गलत माना जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर? Yes, sir. सर यस सर। बच्चों एक सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड रुकना। सर स्क्रीन दिखा दो। हाँ चलो, अब तो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सर ये कैसे करना है एक बार बताना। इस समीकरण को बताना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्या इसके केवल 2 सॉल्यूशन आएंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक इसका आंसर बताना है। बोल से है। यस,
सर आप पोल सेक्शन में नहीं देते? नहीं बेटा, अभी ये क्वेश्चन पोल में नहीं है, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, चैट में। अभी के लिए चैट में लिखिए सिर्फ। ओके सर। ओके ठीक है, अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि 7x प्लस 5y बराबर 3 का आपसे पूछा जा रहा है कितना सॉल्यूशन आएगा। तो देखो बेटा, इस प्रकार से मेरी बात को समझना। अगर इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक रैखिक समीकरण लिख करके पूछा जाए कि समीकरण 7 प्लस 5g। ठीक है, पूछा जाए कि आपसे बताओ कितने हल होंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब क्या है भाई? तो अनंत हल होने का मतलब होता है कि इसके एक हल नहीं आएंगे, खूब ढेर सारे आएंगे। यानी कि आप यहाँ पे यक्स की वैल्यू सिर्फ एक बार नहीं रख सकते हो, कुछ भी रखोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रखना पड़ेगा कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखो कि कुल मिला जुला के 3 आ जाए। और ऐसे कई सारे जोड़े, ऐसे कई सारे पेयर्स बनेंगे यक्स और वाई के, जिनके लिए यह इक्वेशन सत्यापित होगा या सेटिस्फाई होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतने सारे पेयर बनेंगे कि आप गिनती भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने लिखा है अनंत हल, है ना। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे अनंत हल आ सकते हैं। अतः इस समीकरण का बेटा कितना हल होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी सी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो देखो एग्जाम में कभी भी अगर मान लो ऐसे दे देता है, केवल एक इक्वेशन लिख के दे दिया गया इस प्रकार से, पूछा जाए आपसे, ठीक है, कि बताओ इसके कितने हल होंगे, तुरंत टिक कर देना कि हाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और अगर मान लो किसी को बताना ही है तो बता सकते हैं कि एक्स और वाई के अलग अलग मानों के लिए यह समीकरण संतुष्ट होगी, सेटिस्फाई होगी, एंड दैट्स वाई इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर दो। कमेंट में ही आंसर दो बेटा, ठीक है, कमेंट में आंसर दो। ओके ठीक है, चलो बाकी बच्चे यस सही कर रहे हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन समीकरण इतना का हल नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सिंपली वैल्यूज रखेंगे। देखो लिखा गया है 1,8, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि x का मान और y का मान दे दिया गया है। x का मान कितना? 1, y का मान कितना? 8, दिए गए समीकरण में रख दो बच्चों। देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर आएंगे वह हल होगा, जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे वो हल नहीं होगा। x का मान 1 रखो, 2 1 कम 2, 8 और 2 जोड़ो कितना होता है? 10 होता है, और 10 तो पहले से ही था। 10 बराबर 10, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट्स वाई 1,8 इसका हल होगा, हल होगा, है ना। जबकि आपको क्या करना था? आपको बताना था हल नहीं होगा, यानी कि ए वाला आंसर तो नहीं होगा, यानी ए वाला पार्ट तो नहीं होगा। क्या आपको ये समझ में आया? पहले इतना बताओ, क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? यस सर। सर यस सर। अच्छा ठीक है, अब हम बताते हैं 4,2 के लिए। देखना बच्चों, x का मान 4 है, y का मान 2 है, रख दो। 4 दूनी 8, फिर से 10 हो गया। देखो 10 बराबर 10, है ना।
10 बराबर 10 आ गया, यानी कि x जो 4,2 है ये अभी इसका हल है, जबकि आपको बताना हल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ना तो ए हुआ ना तो बी हुआ। अब चेक करेंगे सी को। सी को देखो, देखना बच्चों, एक्स और वाई की जगह पे मान रख दो आप। 5 दूनी 10 और ये है 5, 10 और 5 15 होते हैं, ठीक है। बताओ कभी ऐसा हुआ है कि 10 जो है वो 15 के बराबर हो, या फिर 15 10 के बराबर हो? कभी नहीं है। 15 एक अलग चीज है, 10 एक अलग चीज है, एंड दैट्स वाई 5,5 इसका हल नहीं है, और यही चीज तो आपको बतानी थी, हल नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। सारे बच्चों को क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब आपको हाँ क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। आलेख का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राफ होता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना है, तो किसका बनाना है सर ग्राफ? तो 9x प्लस 7y बराबर 63, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा गया ना, इसका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे यही चीज आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक टेबल। सारे बच्चे प्रोसेस को देखेंगे कि सर कैसे कर रहे हैं। एक बार अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो उसके बाद से आप खुद अपने मन से कर सकते हैं इन सब चीजों। तो सारे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान से प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेस क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और बता दूं मैं आप सभी को कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता भी है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ, एक क्वेश्चन देकर के पूछा जाएगा बताओ इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा। तो सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस यस सर। यस सर। सर। ठीक है, तो समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखिएगा। पहले आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे, और इस टेबल में एक्स और वाई लिख देना बेटा। पहले एक्स का मान 0 लेना, सर आता है, मैम ने सिखा रखा है। ठीक है। 0 लेना और इस 0 के रिस्पेक्ट में वाई का मान निकाल लेना, यस सर। और फिर y का मान 0 लेना और y के रिस्पेक्ट में x का मान निकाल लेना। बस इतना सा काम आपको करना है। तो चलो मान निकालते हैं। तो जब x बराबर 0, तब देखना बच्चों 9x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 63 है। वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है। 9 का मल्टीप्लाई कराओगे 0 में तो 0 हो जाएगा, जिसका कोई भी सेंस बनता नहीं है। दैट्स वाई 7y बराबर 63 लिख देंगे। तो y बराबर 63/7 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो एक बात बताओ, जब x बराबर 0 है तो y का मान क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसलिए बिंदु क्या होगा? तो बिंदु तो सर जी x, y ही होता है कि नहीं? तो x का मान है 0 और y का मान है 9, तो ये होगा आपका एक बिंदु। चलो एक पड़ाव तो आपने पार कर लिया। अभी दूसरे के लिए निकाल लेते हैं। सर ये पेपर में आया हुआ था अब वाले। जब y बराबर 0, तब 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 63। y का मान 0 रखो बच्चों,
7 गुणे 0 यानी 0 हो जाएगा, तो 9x बराबर 63, तो x बराबर 63/9 यानी कि x बराबर 7। तो फिर से वही कहानी, इसीलिए बिंदु x, y होता ही है, तो x का मान है 7, y का मान है 0। चलो बच्चों देखो ध्यान से, तो दो बिंदु आपको मिल गई, कौन कौन सी सर मिल गई? तो एक है 0 का मान 9 और दूसरी है 7 का मान 0। इसी को आपको ग्राफ पेपर पे बना लेना है। अगर आपने इन दोनों ही बिंदुओं को बना लिया ग्राफ पेपर पे, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी या फिर आपको ग्राफ मिल जाएगा जो भी आपसे सवाल पूछा गया था। देखना, ये लिखा है 0 का मान 9 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि y अक्ष पे 9 बार चलना था और x अक्ष पे 0 बार चलना था, तो हमने यहाँ पे y अक्ष पे 9 बार चला, तो इस बिंदु का नाम होगा 0 का मान 9। अच्छा, एक है बिंदु 7 का मान 0, यानी कि यहाँ पे x पे 7 बार चलना है ना, 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, और y पे कितना चलना है? 0, यानी चलना ही नहीं है, तो बस यहीं पे आके रुक जाना है, तो इस बिंदु का नाम होगा 7 का मान 0। तो बस अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दीजिए। सर दोबारा बता दो ये। इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, या यही आपका ग्राफ होगा सर ये किसके लिए? कंप्लीट हो गया। दिए गए। जी हाँ, ये कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसा लिख देते हैं ताकि आप सभी को दिख सके ये सारी चीज। मुझे नहीं लगता ये जाएगा। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात है। सर दोबारा बता दो ये। ठीक है, बता देते हैं, आप नोट करिए पहले इसको। बेटा यही है क्वेश्चन। नोट कर लिया? अच्छा ठीक है। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? जिसको भी प्रॉब्लम है बताइए, कहाँ से दिक्कत है? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से? वाह बेटा। सर क्योंकि किसी का कॉल आ गया था ना, इसलिए। बेटा कम से कम क्लास के टाइम इन सब चीजों को अवॉइड कर दिया करो, ठीक है? एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास किया करो। सॉरी सर। देखो हमने किया क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन दिया गया था, समीकरण 9x + 7y = 63 का ग्राफ खींचिए, ठीक है? तो इसके ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से टेबल बनाना पड़ेगा। देखो टेबल का यूज क्या है, जब x का मान 0 रखोगे तो y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। देखो मिला भी है, तो y का मान 9 मिला है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 9। और जब y = 0 है तब x का मान मिला है 7, तो इसको लिख दो, ठीक है? इसी टेबल का ये यूज करना था। फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू निकाल ली। जब निकाली तो एक बिंदु मिल गया हमें 0 का मान 9, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 का मान 9, ठीक है? और एक बिंदु हमें मिला है 7,0। ये सॉल्व किया हमने। कैसे सॉल्व किया? पहले x = 0 रख के सॉल्व करेंगे तो y मिल जाएगा, और फिर y = 0 रख के सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा। चलो दो बिंदुएं तो हमें मिल गई। अब क्या करना है, इन्हीं दो बिंदुओं की सहायता से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना है, इन बिंदु को बना लेना है। तो देखो मैंने 0 का मान 9 बनाया, तो वो यहाँ पे मिलेगा। फिर 7 का मान 0, तो देखो यहाँ पे मिलेगा। अब इन दोनों ही बिंदुओं को हमने क्या किया, कर दिया, मैच कर दिया, मतलब मिला दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यही आपका ग्राफ है। किसका ग्राफ है सर? तो 9x + 7y = 63 का। क्या सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई?
यस सर। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये देखो इम्पोर्टेंट है, इसको है ना तो नोट ही कर लेना यार, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो फिर तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलो इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक है। देखो लिखा क्या है, लिखा है बेटा 3,4 एक बिंदु है, तो समीकरण 3y इजिकल्स टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित a का मान ज्ञात करिए। यानी ये जो बिंदु है ना बेटा, ये 3,4 इस दिए गए रैखिक समीकरण पर यह स्थित है। स्थित होने का मतलब है कि यह इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा ये, है ना। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि जब आप 3,4 यानी x का मान 3 और y का मान 4 रखोगे तो इसके दोनों ही पक्ष, दोनों ही साइड बराबर होंगे। तो चलो अगर ऐसी बात है तो इस सॉल्व को सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि चूंकि बिंदु 3,4 दिए गए समीकरण पर स्थित है, अतः देखना 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 है ना, तो y का मान क्या रखेंगे 4 और x का मान 3। चलो 4 3 जा 12, a इंटू 3 3a। इस 7 को उधर लेते जाओ, यानी इसका साइड चेंज कर दो, तो 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 7। 12 में से 7 जाता है बेटा, क्या आता है 5 आता है ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सर अंत में से थोड़ा समझाना। कहाँ से? सर अंत के सर आगे लास्ट की 2 लाइन। 3y बराबर में लिखा है ना सर, वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, अतः के बाद, अच्छा ठीक। तो देखो हमने y का मान रखा है 4। क्यों रखा है? क्योंकि देखो यहाँ पे आप जानते भी हो कि किसी भी बिंदु को x, y के रूप में लिखते हैं। तो y का मान 4 है और x का मान 3 है, तो देखो x की जगह पे हमने 3 लिखा है और y की जगह पे 4। अब ये 4 गुणे 3 हमने कर दिया 12 हो जाएगा, और 3 का गुणा a में करा देंगे 3a हो जाएगा। अब इसको सिंपली हमने सॉल्व कर दिया, प्लस 7 है, इसको भेजोगे इधर इस साइड चेंज लाओगे ना, मतलब उसको भेजोगे तो 12 में से 7 घट जाएगा यानी 5 आएगा। अब उसके लिए सॉल्व करोगे तो a का मान 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी। आप लोग अब होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। सर आप बहुत अच्छे